बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 2.1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन पे आते हैं। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट क्या बतानी है? ट्रू और फॉल्स बतानी है। ठीक है। उसने कहा एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था। ये डायग्राम था हमारे पास। क्या था ये डायग्राम? कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है, होल नंबर से इंटीजर होता है, और इंटीजर से रेशनल, और रेशनल से रियल। यहाँ हम एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर रियल जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां से हमें पता है रियल सबसे बड़ा होता है। रियल से छोटा कौन होता है? रेशनल और इरेशनल। क्योंकि जो नंबर रेशनल होते हैं वो कभी इरेशनल नहीं हो सकते, इसलिए इनका अलग अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि मैं इसके बाद इरेशनल लगा सकता था, लेकिन इसका अर्थ ये होता कि रेशनल है वो इरेशनल में होते हैं, बट इरेशनल में नहीं होते। रेशनल अलग होते हैं, इरेशनल अलग होते हैं। तो मैंने इरेशनल को अलग से लगाया, इरेशनल और फिर रियल। यानी कि इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल में होते हैं, लेकिन रियल जो होते हैं वो इरेशनल में और में नोट भी। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यानी कि लेफ्ट से राइट होती है तो बात क्या होती है? ट्रू होती है, और राइट से लेफ्ट होती है तो फॉल्स होती है। ठीक है, तो यहां से हम ये देखेंगे एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्योंकि ये पूछ रहा है इरेशनल नंबर प्रत्येक रियल नंबर है। यस, ट्रू। अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी एक नंबर लाइन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये स्केल की सहायता से हमने कोई भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। उसके ऊपर प्रत्येक पे अलग अलग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमने ड्रॉ किए। अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे ये प्रत्येक जो पॉइंट है, इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या रूट एम के रूप में है? रूट एम के रूप में है। वेयर एम इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 0 को छोड़ देना हमें, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। क्या सभी ऐसे फॉर्म में हैं? ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बतानी है हमें। तो यहां से देखो, प्रत्येक नेचुरल नंबर से हम ये लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो √2 है, वो क्या है? इस नंबर लाइन पे हमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। यस √4, यस √4 दिखाई दे रहा है। √4 कौन सा है? 2 के इक्वल, तो 2 दिखाई दे रहा है। √1 दिखाई दे रहा है। √1 का आंसर क्या आएगा? 1 दिखाई दे रहा है। √5 का आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर होगा, जो इसके ऊपर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बात क्या होगी? फॉल्स। अब बात आती है थर्ड पार्ट पे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। मैंने अभी आपको दिखाया था। क्या था? कि प्रत्येक, अब ये कह रहा है कि रियल नंबर है वो इरेशनल है। अब वो राइट से लेफ्ट की बात पूछ रहा है, तो जो बड़ा सेट है वो कभी छोटा नहीं हो सकता। तो ये बात क्या हुई? फॉल्स। ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। जैसे हमने कहा 2 है, 2 क्या है? एक रियल है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, बट इरेशनल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? रेशनल। ये एक नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी इरेशनल नहीं हो सकते, और कभी इरेशनल नंबर कभी रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है कौन से होते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी, 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी, ये होते हैं इंटीजर नंबर। बट उसने पूछा है क्या पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1 से इन्फिनिटी तक का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है अगर उसके ऊपर क्या लगा दें? स्क्वायर रूट लगा दें। स्क्वायर रूट का अर्थ है रूट। ठीक है,
स्क्वायर रूट लगा दें तो क्या वो इरेशनल बन जाएगा? इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, अगर नहीं होगा तो आप एक एग्जाम्पल लेके बताना। रूट ऑफ द रेशनल दैट इज रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर हो। अभी अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे देखो हम √2 पे लगाते हैं तो ये तो क्या हो गया? इरेशनल, ठीक है। बट √3 पे लगाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। बट √4 पे लगाते हैं तो ये क्या आ जाता है? 2 आंसर आ जाता है, और ये क्या है कि रेशनल। उसने यही कहा है कि ऐसा संभव है, देखो 2 पे लगाया इरेशनल, 3 पे लगाया इरेशनल, 4 पे लगाया रेशनल, इसी तरह से 5 पे लगाएंगे तो इरेशनल, 6 पे लगाएंगे इरेशनल, 7 पे लगाएंगे इरेशनल, 8 पे लगाएंगे इरेशनल, 9 पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। तो यहां से हमें क्या मिल गया? जैसे यहाँ पे भी मिल गया एक, और एक यहाँ पे, जिसके स्क्वायर रूट करने से क्या मिला हमें? रेशनल। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो स्क्वायर रूट करने से, जैसे जिसका स्क्वायर होके जो नंबर बनता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इस तरह से ये सब क्या है? रेशनल नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? ये कह रहा है कि शो करो, हाउ टू शो √5। √5 को आप किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां से मैंने एक लाइन ली, ठीक है। इसके ऊपर हमने √5 को शो करना है। √5 को शो करने से पहले मैं एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके द्वारा मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। किस पे लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये कितने का है? 90 डिग्री का। बाकी कितने के होंगे ये नहीं पता, लेकिन एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट ऑफ h का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा हमारे पास h इक्वल टू रूट ऑफ p प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी कि h हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम क्या रूट के बराबर होता है। अब बात आती है, हम इस √5 को इस फॉर्म में लिखते हैं। √5 को, या फिर ये रहा √5 को इस फॉर्म में लिख देते हैं √5। तो मैं यहां से देखो √5 को यहां लिखता हूं √5 कितना होना चाहिए? 2 के सम के स्क्वायर में होना चाहिए। 2 संख्या होनी चाहिए, उनका स्क्वायर हो और उसका सम करके उसका रूट। तो √5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √5 आया। √5 बराबर है √5 आ गया। तो यानी कि मैंने किस तरह से लिखा √5 को? ये लिख लिया। इसमें से मैं 2 और 1 दो वैल्यू ली है मैंने। 2 को मैं क्या मान सकता हूं? p मान सकता हूं, परपेंडिकुलर मान सकता हूं, और बेस क्या मान सकता हूं? 1 मान सकता हूं। बट मैं परपेंडिकुलर को 1 भी मान सकता था और बेस को 2 भी मान सकता था। इसमें कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी मर्जी से, क्योंकि आप इसको पहले रख लो, इसको बाद में रख लो, तब भी √5 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से मैं एक बार कंपास की सहायता से आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो यहां से हमने क्या लिया था? नंबर लाइन ली थी। नंबर लाइन ली थी, मैंने इस पॉइंट को 0 पे रखा, यहां से 0 पे रखा, ये 0 है, ठीक है। उसने कहा था कितनी वैल्यू लेनी है? एक p की वैल्यू कितनी लो? या तो 2 लो या 1 लो। तो हमने क्या ले ली? मान लो 2 पॉइंट लिया, तो 1 और 2 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 2 पे आ गया। इस 2 पे अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करो और यहां से रखो, और कितने डिग्री का एंगल बना दो? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना दो?
90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है। चाप लगाई, डबल चाप लगाई और इसको कट कर दिया, और यहां से चाप रखेंगे और यहां से कट कर देंगे। और हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को, जहां पे हमने 2 पॉइंट लिया था उतने ही पॉइंट को हमने इसको मिला दिया अच्छे से। ठीक है, डायरेक्ट मिला देंगे। तो हमें पता है ये दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है ये, 2 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 2 तो यहां ले ली, तो परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा, 1। परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा, 1। तो यहां से मैं या तो 1 सेंटीमीटर दूरी से यहां से यहां पर का कंपास को रखूं और 1 सेंटीमीटर दूरी पे यहां से कट कर दूं, या फिर कंपास के द्वारा मैं यूज करके भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये दूरी कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, लास्ट जो हमने शुरुआत की थी उस पॉइंट को हम इसको क्या करते हैं, मीट करते हैं। कि हमने इसको क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो हमें पता है ये जब राइट एंगल बना है, इसके अंदर ये कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। तो ये भी तो एक 90 डिग्री की एक राइट एंगल ट्रायंगल थी। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका बेस, और ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। बेस की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, 5 रूट। कितना बनेगा, रूट ऑफ 5। रूट ऑफ 5 क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। किसकी आ गई, ये लेंथ। अब ये रूट 5 है ना, इसको कंपास की सहायता से इसको क्या कर लो, मेजरमेंट कर लो। कर लिया। अब इस मेजरमेंट को आप आगे बढ़ाओ। ये हमने जहां इस नंबर लाइन पे जो कट कर रही है, इस नंबर लाइन पे ये आर्क जो कट करेगी, ये वाली जो यहां से हमने नाप के यहां लगाया है, इस नंबर लाइन को जहां कट कर रही है, यहां ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट क्या होगा, रूट 5 होगा। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, 1, और ये कितना है, 2। यहाँ पे 2 था, 2 से, क्योंकि 2 से ज्यादा ही तो आएगा ना रूट 5 की वैल्यू, लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, 3। तो 2 और 3 के बीच में रूट 5 होगा। तो यहां से इसकी सहायता से हमें क्या मिला, यहाँ पे रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आज आपका 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज कल करेंगे। नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। 1.3 में एक्सरसाइज में जाने से पहले, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ रूल हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। हमें पता है P/Q फॉर्म में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जबकि Q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/3, ठीक है, 3/5 और 7/10। ये इस तरह से हमने कुछ 3 एग्जाम्पल लिए। अब यहां से बात आती है कि 2 केस बनते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करना है तो 2 केस में हमें यहाँ इसको देखना पड़ेगा। कैसे कि रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, जैसे हमने किसको दिया, 3 को 5 से भाग दिया। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगाया और 0 उतार दी। कितना बचा, 5 6 जा 30, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, 7 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 10 से, तो भाग नहीं होगा, पॉइंट लगाया और 0 उतार दी। 7 जा से गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 70, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। अब इसी तरह से हम किसको भाग करते हैं, 2 को 3 से करते हैं, 2 को 3 से करते हैं, तो भाग नहीं होगा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, कितना मिलेगा, 6, 2 जा कितना मिलेगा, 18, फिर कितना बचा, 2, फिर 0, 6, 20, फिर 2, फिर 0, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो 2 केस हुए, एक तो हमारा रिमाइंडर क्या बन जाए, 0 बन जाए।
ठीक है। एक तो रिमाइंडर क्या बन जाए, 0 बन जाए, और एक रिमाइंडर क्या हो, कभी 0 ना आए। ठीक है, दो कंडीशन हो गई हमारे पास, या तो रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि देखो तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए, 1, 2 और 3। इन तीनों एग्जाम्पल में 2 में तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और एक में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और चलता रहेगा। लेकिन यहां से कह रहा है कि अगर क्या मिल जाए, यहां से हमने इसको भाग किया था, यहां पे हम देखते हैं रिमाइंडर 0 आया, तो इसका अर्थ हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि एक डेसिमल के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब वैल्यू रुक गई। देखो 7 के बाद आगे भाग नहीं गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 6 के बाद आगे भाग नहीं गया, रिमाइंडर। टर्मिनेट मतलब एक पॉइंट के बाद आंसर 0 आ जाना, टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट डेसिमल नंबर। अगर p/q फॉर्म में है, जैसे ये नंबर था, इस नंबर को हमने क्या किया, डिवाइड करके देखा, और इसका आंसर चाहे एक पॉइंट के बाद आओ, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 100 के, कितने के बाद भी आए, लेकिन आंसर क्या जाना चाहिए, 0। तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब बात आई जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे जिसका आंसर कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट। बट क्या खासियत होनी जरूरी है, रिपीटिंग, क्योंकि यहां से देखो एक वैल्यू रिपीट हो रखी है 666, और जरूरी नहीं हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते थे। जैसे हमने किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया, क्या लिखा था मेरे को नहीं पता, पहले 5 पे भाग गया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, 3 आया, ऐसे भी नॉन टर्मिनेट हो सकता है। यहां से देखेंगे, देखो यहां तो हमारे पास क्या था, 6 की रिपीटेशन, यहाँ क्या है, 2 3 की रिपीटेशन, तो 2 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हम कोई और वैल्यू पे भाग देंगे, तो मान लो 1 2 5 7 2 5 7, इस तरह से होगा। तो यहाँ कितने का पेयर बन रहा है, रिपीटेशन 3 का। इसका अर्थ ये हुआ कि रिपीटेशन होना जरूरी है। दो ही केस हो सकते हैं, किसमें, रेशनल नंबर में। किस में हो सकते हैं, रेशनल नंबर में। या तो भाग पूरा पूरा होगा, जिसका आंसर 0 आ जाएगा, उसको तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और जिसका भाग पूरा नहीं जाएगा, तो उसमें क्या खासियत होना जरूरी है, पेयर बनना जरूरी है। चाहे 1 नंबर का पेयर बनो, चाहे 2 नंबर का पेयर बनो, चाहे 3 का, चाहे 4 का। अगर पेयर बन के रिपीट नहीं हो रहा, आंसर कभी नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। बट जिसका आंसर 0 आ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहां से हमारे पास है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट लेता हूं मैं, 36/100 ये दिया है। इसका कह रहा है कि आपको इसके बारे में बताना है, ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन सा केस है। हमें पता है, इसको मैं डायरेक्ट दशमलव में लिख सकता हूं, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट को छोड़ के 0.36 ये आया हमारे पास। डेसिमल को देख के हमें क्या लग रहा है कि 3 और 6 के बाद क्या आया होगा, इस क्वेश्चन में आंसर 0 आया होगा, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कैसा है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास 1/11। इसका अर्थ क्या हुआ, हमें एक पे भाग करना है, कितने से, 11 से। तो भाग नहीं होगा, पॉइंट लगाया 0, फिर भी भाग नहीं हुआ, एक 0 और उतारी और 0। 9 से भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 99। फिर कितना आएगा हमारे पास, यहां से कैरी लेके जाएंगे 10 में से 1, फिर 9 0 0, फिर हमारे पास भाग नहीं होगा, फिर 0 उतारी, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर एक 0 उतारेंगे 0, फिर कितने से भाग हो गया, 9 से 99। इस तरह से ये रिपीट देखो, अब क्या रहा है, 0 9 0 9 क्या हो रहा है, रिपीटिंग। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन, खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि हर बार रिमाइंडर क्या बचता जाएगा, 1। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सेकेंड केस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया हमारे पास दोनों केस। अगर हमारे पास दशमलव में थर्ड केस बताता हूं मैं। थर्ड केस, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी सारे क्वेश्चन चेक करके देखेंगे कि जो जो नहीं हो रहे उसको बताना। ठीक है,
ग्रुप में आप मैसेज सेंड कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको रिपीट करा देंगे। केस थर्ड बनाता हूं मैं। अब देखो किसी संख्या को मैंने ऐसे भाग किया 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 और ये हो गया। ये कैसा नंबर है? दशमलव में देख के हमें ये पता करना है कि ये कैसा नंबर है। हमें पता है, यहाँ आपको लग रहा होगा कि रिपीटेशन है, नहीं रिपीटेशन नहीं है। देखो यहाँ पहले 5 आया, फिर 1 0 आया, फिर 5 आया, फिर 2 0 आया, फिर 5 आया, फिर 3 0 आया, यानी कि जीरो की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 2 5 है तो 2 3 है तो 2 3 ही चल रहा था, 2 3 है तो 2 3 चल रहा था, 2 3 यानी कि सेम पैटर्न से चल रहा था। यहाँ सेम पैटर्न नहीं है, ये कौन सा होगा? इरेशनल। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी खत्म भी ना हो और पैटर्न भी ना बनाए, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन में दिया है आपके पास 1/7 की वैल्यू दी है, उसने खुद सोल्व करके दिया है 0.142857 के ऊपर बार। इस बार का अर्थ होता है कि ये नंबर क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 14258 इस तरह से बार बार रिपीट होता रहेगा ये। तो ये है, उसने कहा है कि आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 2/7 की, ठीक है, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की, इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ आपको 2 एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आप बाकी की वैल्यू को खुद निकालना। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब 2 को ऐसे ही रखेंगे और 1/7 की वैल्यू को यहाँ से उठा के क्या रख देंगे? 0.1425857 इसके ऊपर बार। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 14 और 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11, 8 2 जा 16 और 1 17 और 2 2 जा 4 4 और कैरी 1 5, 2 4 जा 8 और 2 पॉइंट यहाँ वापिस लग जाएगा और ये बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा? 3/7 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1/7, तो 3 × 0.1/7 की वैल्यू फिर से रख देंगे 1425857 और इस पे बार लगा देंगे। अब इसी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 21 2 कैरी, 3 × 5 15 और 2 17 1 कैरी, 8 × 24 24 और 1 25 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 × 12 1 कैरी, 3 और 1 4, ये आ गया। इस पे फिर बार लगा देंगे, ये रिपीटेशन होता रहेगा। इसी तरह से आप 4/7 5/7 और 6/7 को निकाल सकते हैं। कैसे? 4 × 1/7 1/7 की वैल्यू रख दें, 5 × 1/5 ना 1/7 1/7 की वैल्यू रख के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 1/7 1/7 की वैल्यू रख के 6 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है।